अजय सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. थैंक यू फॉर कॉलिंग उदित जी, थैंक यू। आज हमारे पास एक ऐसे विजनरी इंडिविजुअल और विजनरी प्रोफेशनल हैं जिसने 20 साल पहले एजुकेशन इंडस्ट्री का अकॉर्डिंग टू मी यू हैव चेंज द एंटायर वे हाउ एजुकेशन इंडस्ट्री वर्क्स. जी Welcome. My first question, as I said, sir, just take me through your childhood days. कि आपने कैसे ये सोचा? Because I think because of the way your life has spanned in the last more than 25 years. आपने कैसे क्या difficulties को cross करा, and to reach this stage is not an easy thing. So जी after crossing all those difficulties, what you have made as a business is really appreciated. So how have you done this in the last 20-25 years of your journey? थैंक यू उदित जी, थैंक यू फॉर सेइंग सच ए लवली वर्ड्स फॉर मी। अभी मुझे ऐसे अच्छे शब्दों की आदत हुई नहीं है। उदित जी, मुझे लगता है कि लाइफ ना ऐसी पैकेज में आती है जब आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं। वो ऑप्शन हो सकती है कि आप किसी एक, मतलब इसको मैं थोड़ा आसान करूं तो जब मैं 9 महीने का था तो मुझे पोलियो हो गया था। जब मैं 13 साल का था तो मैंने पहली बार कैलिपर और क्रचेस पहनकर अपनी जर्नी शुरू की। मैं कभी कभी मजाक में ऐसा बोलता हूँ, अमिताभ बच्चन के शब्दों में, नमक हलाल लो हो गए अपने पैरों पे खड़े। तो वो मोमेंट 13 साल में आया। फिर 33 सालों तक मैंने अपनी ये एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी की और अभी पिछले 8 साल से मैं व्हीलचेयर पे हूँ। तो अगर इसके कुछ हिस्सों को अलग अलग करके मैं देखूँ, मतलब पहले 13 साल, फिर 33 साल, अभी 8 साल, तो मुझे लगता है कि लाइफ बहुत अलग अलग तरह के पैकेजेस में आती है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा पैकेज ऑप्ट करते हैं। आप वो पैकेज ऑप्ट करते हैं जो आपको खुश रखता है, आपको कंफर्ट जोन में रखता है, आपको परिवार के करीब रखता है। आप उस पैकेज को ऑप्ट करते हैं जो आपको सक्सेसफुल बनाता है, थोड़ा डिस्कम्फर्ट लाता है, लेकिन शायद। तो मैंने अपने लिए जो पैकेज चुना ना, वो थोड़ा डिफिकल्ट था। मुझे ऐसा लगता था कि ठीक है, ये तो हुआ जो हुआ, बट ऐसे मरना तो नहीं है। तो इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है। Right. तो ये वाले पैकेज में थोड़ा सा ज्यादा काम करना पड़ता है, थोड़ी सी मेहनत ज्यादा होती है, थोड़ा सा अपने अंदर से खुश रहना पड़ता है। मतलब बस ये ऐसा सा मुझे लगता है कि वो पैकेज मैंने चुना। फिर भी आप अपने सवाल को कुछ हिस्सों में बांटेंगे तो मैं बिल्कुल उनके जवाब दूंगा, क्योंकि नहीं, आपने बहुत सारी चीजें एक साथ right. तो सर बेसिकली जब मैं आपके बारे में when I met you, I think I met you 3-4 months back, जी and तब ना हमारा concept of this show was also going in my mind, जी and I was really kicked to know what you have done, frankly speaking, right? तो मैंने तभी अपने दिमाग में डाला था कि आप मेरे पहले गेस्ट होंगे, जी एंड आई वाज लकी दैट आप माने भी, हमने you, आपको इनवाइट करा और आप माने भी उस चीज के लिए. थैंक यू When I was going through your profile, there were very interesting things which happened. जी First, आपने when you talk about बचपन, जी right, as बचपन schools, you launched that. Then आप Academic Heights. Then you have launched, you're also a co-founder of Rishiwood. So it's a proper from say, kindergarten to the higher education, जी right? ये कैसे आपके दिमाग में आया that you have to venture out into this business, because you were facing hardships in life, right? To venture out in this business, ये कैसे हुआ? Because ये serial entrepreneurship है सर, ये आसान काम नहीं है. जी जब आप स्टार्ट कर रहे हो, एक चीज के लिए स्टार्ट कर रहे हो और उसके बाद आप कंटिन्यूसली एक बिजनेस के बाद दूसरा बिजनेस खड़ा करना, तीसरा बिजनेस खड़ा करना, इट्स नॉट एन इजी थिंग. कैसे करा ये आपने? इट्स नॉट इजी अकॉर्डिंग टू मी. उदित जी, इसको मतलब एक तो मैं ऐसा बोलूँगा, इट्स नॉट सो ग्रेट कि मैंने कुछ अलग से किया, बट येस आई वाज वेरी विलिंग कि हम एक के बाद एक बिजनेसेस और एक के बाद एक जर्नी अपने लिए प्लान करें। क्योंकि जो बिजनेस आप शुरू करते हो, जो जर्नी आप शुरू करते हो, वो 3-4 साल में ईजी हो जाती है। तो फिर लाइफ का मजा आना कम हो जाता है, तो फिर आप कुछ और मुश्किल करते हो, फिर 3-4 साल में वो ईजी हो जाता है, तो फिर लाइफ में कुछ मुश्किल खड़ी करते हो। 2004 में वी स्टार्टेड विद ए बचपन इज 20 ईयर्स ओल्ड नाउ। अभी हम लोगों ने अपना 20वां जन्मदिन मनाया है। तो 7-8 तक मुझे ऐसा लगने लगा कि वी आर वेरी मच सेटल्ड इनटू बचपन प्ले स्कूल. Concepts are there, SOPs were made, a proper plan of being into market was there, marketing team has been established, pan India operations has been started. तो लगने लगा कुछ और मुश्किल करते हैं. अब मुश्किल
क्या करें। तो इसी इंडस्ट्री में रहते हुए, क्योंकि बाय द टाइम हम एजुकेशन को जानने लग गए थे, फ्रेंचाइजिंग को जानने लग गए थे, बुक्स को जानने लग गए थे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात समझने लग गए थे, करिकुलम की टीम हमारी खड़ी हो गई थी, देश भर के सर्वेज हम लोगों ने कर लिए थे, तो ऐसा लगा कि सबसे आसान होगा हमारे लिए फॉर्मल स्कूल्स में जाना। वी स्टार्टेड विद फॉर्मल स्कूल्स इन 2009, और फिर वही हुआ कि 7-8 साल के बाद ऐसा लगने लगा कि अब हम फॉर्मल स्कूल्स में कंफर्टेबल हो गए हैं। हमारे स्कूल सीबीएसई तक पहुंच गए हैं, हमारे बच्चों ने परफॉर्म करना शुरू कर दिया है, उनकी बुक्स बन गई हैं, करिकुलम फिर से डिज़ाइन हो गया है, हायर एंड के टीचर्स हम लोगों ने तैयार कर लिए हैं, और अब हम देश को ना सिर्फ प्ले स्कूल की टर्म्स में समझते हैं, बल्कि हम देश को फॉर्मल स्कूल्स की टर्म पे भी समझते या हैं। मुझे हमेशा, मैं बोलता हूँ कि भारतीय होने पे गर्व है, और भारतीय होने पे गर्व होने का मतलब ये होता है मैम कि आपको बहुत सारी चीज़ों पे गर्व करना पड़ता है। एब्सोल्युटली। मतलब इसको खराब शब्दों में मैं बोलूँ तो हम बोलते हैं कि गाय हमारी माता है, और हम स्लॉटर हाउस में ले जाते हैं, हम बोलते हैं कि हम सरस्वती और लक्ष्मी की उपासना करते हैं, और हम अपने गर्भ में बच्चों को मार, ये भी भारत मेरा ही भारत है। यस और जब मैं डाइवर्सिटी देखता हूँ तो ये भी भारत मेरा ही भारत है। तो हर 30 किलोमीटर में देश बदल जाता है, हर 30, 40, 50 किलोमीटर में आपके पढ़ने और पढ़ाने की क्षमता और उपयोगिता वो बदल जाती है। उसको समझने के साथ ही हमें लगने लगा था कि अब हम मैजिक कर सकते हैं, अब हम काम कर सकते हैं, क्योंकि बाय द टाइम हम पैन इंडिया काम कर रहे थे। तो 2009 में वो शुरू करने के बाद मैंने 15-16 में सोचा कि मुझे यूनिवर्सिटी शुरू करनी चाहिए। 2017 में हम लोगों ने सपना देखा, और 2020 में हम लोगों ने स्टार्टेड विद ए यूनिवर्सिटी। तो मैं बोल सकता हूँ कि ऋषियुड यूनिवर्सिटी इज द फास्टेस्ट यूनिवर्सिटी इन द कंट्री एज फार एज मतलब ड्रीम टू रियलिटी इज कंसर्न। हम लोगों ने 3 साल कुछ महीनों में परमिशन ले आए थे, एंड वी स्टार्टेड विद अवर फर्स्ट एडमिशन। So you're saying Rishiwood University is the fastest growing university right now? फास्टेस्ट स्टार्टेड यूनिवर्सिटी, मतलब Fastest started. फ्रॉम द Concept ड्रीम to टू, the- हाँ, कॉन्सेप्ट टू रियलिटी, हाँ. फर्स्ट एडमिशन Okay. हमने 3 साल कुछ 8-10 महीनों में कर लिया था। जबकि यूनिवर्सिटी जैसे एक बड़े प्रोजेक्ट को करने के लिए ना 2 साल आपको लैंड ढूंढनी पड़ती बिल्कुल। है, CLUs लेते हैं, बिल्कुल। परमिशंस लेते हैं, कोर्सेज को देखते हैं, टीम बनाते हैं। बट मैं ये बोलूंगा कि चूंकि हमें अनुभव आ गया था बाय दैट टाइम कि एजुकेशन में होना क्या चाहिए, Right. देश चाहता क्या है, कौन से कोर्सेज की जरूरत है, कहाँ से हमें फैकल्टी सोर्सिंग होगी, किस तरह की यूनिवर्सिटीज बनानी है, काफ़ी चीज़ें हमने भारत में घूमकर अपने बचपन और AHPS के अनुभव से सीख ली थी। इसलिए हम वो फास्टेस्ट यूनिवर्सिटी इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ स्टार्टेड, ऐसा मैं बोलूँगा कि हम शुरू कर पाए। तो सर मतलब ये जब आपके पास आइडिया आया, मैं बचपन की बात करूं, तो बचपन का बचपन कैसा था? हाउ डिड इट स्टार्टेड? क्योंकि आई एम श्योर, क्योंकि आई नो फॉर अ फैक्ट दैट जब आपने ये स्टार्ट करा, यू डिडंट हैव अ फिजिकल स्कूल एंड यू स्टिल डोंट हैव अ फिजिकल स्कूल, राइट? Running 20 years back, when I talk about, you launched up a model which was franchising model, right? तो उस मॉडल का आइडिया कैसे आया? बिकॉज उस समय पे फ्रेंचाइजी इतना ज्यादा नहीं था, राइट? एंड इट बूम्ड with the time, and also boomed with how the country boomed in terms of the economy, right? But उस समय पे तो बिल्कुल भी इसके बारे में बात नहीं होती थी, कम बात होती थी। तो ये कैसे आइडिया आया कि एक डिजिटल स्कूल को फ्रेंचाइजी बेचना और इतना बड़ा यूनिट, इतना बड़ा बिजनेस खड़ा करना ऑन दिस? उदित जी, आपका सवाल बहुत राइट है। अगर आप आज भी गूगल करके फ्रेंचाइजी, फ्रेंचाइजर, फ्रेंचाइजिंग के मतलब ढूंढेंगे तो आपको पता लगेगा कि आप पहले एक बिजनेस शुरू करेंगे, फिर उस बिजनेस में एक सक्सेसफुल मॉडल खड़ा करेंगे, फिर एक और मॉडल रेप्लिकेट करेंगे, फिर आप SOPs प्रिपेयर करेंगे, फिर आप बाजार में जाएंगे। और उस वक्त 23 साल 22 साल पहले जब मैं कल्पना कर रहा था और इन चीज़ों को डिज़ाइन करना चाहता था, तो ये सच में नहीं मिल रहा था। मतलब एक तो गूगल नहीं था, और आप उनके मतलब नहीं जानते थे, और आप डिक्शनरी करते थे तो कुछ दो लाइन का मतलब आता था। तो फ्रेंचाइजिंग का मतलब ये होता था कि पहले आप अपना कोई एक बिजनेस शुरू करेंगे, फिर उस बिजनेस में एक्सीलेंस लाएंगे, फिर उसके प्रोसेसेस को डेवलप करेंगे, SOPs बनाएंगे, फिर गैप आइडेंटिफाई करेंगे, एंड सो ऑन। बट मुझे हमेशा लगता था कि नहीं, जो प्ले स्कूल इंडस्ट्री है ना, मैं मतलब सेगमेंट बोलना चाहूँगा, इंडस्ट्री नहीं बोलूँगा, प्ले स्कूल सेगमेंट जो है ना वो बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेड था। वहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं था जो सिस्टमेटिक हो। ये दोस्तों मैं आज तक देश के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को भी देना चाहता हूँ। आप देखिए, हम बच्चे को BCom करवाते हैं, बट एवरी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, एवरी
यूनिवर्सिटीज फ्री कि वो उसको बीकॉम कैसे करवाएगी। हम्म, वहाँ गाइडलाइन है, एब्सोल्युटली बट उन गाइडलाइन में आप क्या पढ़ाना चाहते हो ये नहीं बताया नहीं। गया है। आप यू आर फ्री। करेक्ट तो प्ले स्कूल इंडस्ट्री में भी कुछ ऐसा ही था, बट प्ले स्कूल इंडस्ट्री बोले, सेगमेंट बोले में तो बिल्कुल भी कुछ नहीं था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बच्चों को ठीक ढंग से किताबें तो मिलनी चाहिए, टीचर्स के लिए कुछ डे टू डे का करिकुलम तो होना ही चाहिए, Yeah. वीकली प्लानर्स तो होना ही चाहिए, हम बच्चे की जर्नी कहाँ से शुरू करेंगे, माइलस्टोन्स कुछ सेट होने ही चाहिए, हर महीने बच्चा निकल कर क्या सीख कर आएगा ये तो पता ही होना चाहिए। तो ये सब दिमाग में बड़ा चल रहा था, क्योंकि तब तक मैं खुद 2 बच्चों का पिता बन चुका था और बार बार ऐसा लग रहा था कि जो कुछ मेरे बच्चों के साथ प्ले स्कूल में हुआ था और हो रहा है वो ठीक नहीं है। एक ग्रीन बुक, ब्लू बुक, ग्रे बुक ऐसे करके बच्चों को मिलती थी और उसी से वो फैमिली सीख लेते थे, उसी से कलर सीख लेते थे, उसी से काउंटिंग सीख लेते थे, उसी से अल्फाबेट्स। तो मुझे ऐसा लग रहा था समथिंग इज मिसिंग विद द होल कॉन्सेप्ट। कोई फॉर्मल स्कूल की ड्रेस नहीं होती थी, तो जिसके बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं वो ज्यादा अच्छे कपड़े पहन के जाता था, जिसके बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, अफोर्ड मतलब आपकी मेंटल अफोर्डनेस भी होती है। इट्स नॉट लाइक कि मनी Yes. अफोर्ड करती है, आपको लगता है छोटा बच्चा है हर महीने कपड़े क्यों खरीदते हैं। करेक्ट तो मुझे लगा इन सब को ठीक करने की रिक्वायरमेंट है। जी इस ठीक करने की रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई कर पाए हम राइट टाइम पे, और उस आइडेंटिफिकेशन के साथ ही हमने उस पर होमवर्क शुरू किया। जैसे ही वो प्रॉपर होमवर्क हुआ, वी स्टार्टेड गोइंग इनटू द मार्केट। पहले कुछ साल टफ होते हैं, जो एग्जैक्टली शायद आपका सवाल था कि शुरू की जर्नी कैसी थी। शुरू की जर्नी हमेशा मुश्किल होती है, और स्लोली एंड ग्रेजुअली हमारी होमवर्क ने बाजार को ये बताने की कोशिश की कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। फिर एक बार जब ये जर्नी शुरू हुई तो हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा, ऐसा जैसा बोलते हैं, बट पहले 3-4 साल थोड़े डिफिकल्ट थे, बट उसके बाद थोड़ा आसान होता गया। उदित के क्वेश्चंस तो बहुत सारे बिजनेस पे होने वाले हैं, मेरे क्वेश्चंस बहुत अलग होंगे। अब मैं अपने आप को ला रही हूँ कॉन्वर्सेशन में। प्लीज सो वेलकम। बचपन का बचपन हमने बात की, आपके बचपन पे जाना चाहूंगी मैं। आई वुड वांट टू रियली स्टार्ट दैट बॉन्ड विद दिस काइंड ऑफ चैलेंज एंड डिसेबिलिटी। जी फर्स्टली, एक तो होता है ना कि एक सोसाइटल नॉर्म्स हैं, मापदंड हैं, ये ठीक से ये कर नहीं रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, अच्छा इसमें तो ये कमी है, ये नहीं कर पाएगा, यू नो, लॉट ऑफ डाउट्स, क्वेश्चंस, इनकॉम्पिटेंस के अराउंड बहुत सारी कॉन्वर्सेशन शुरू हो जाती हैं बाय द टाइम आप 6, 7, 8 साल के होते हो, जब जी तक मैम। वो चीज़ें दिखने लगती हैं आपकी फैमिली को। हाउ वॉज इट शेपिंग यू? वॉज इट इमोशनली हर्टिंग, डिस्टर्बिंग? अभी मैं इसको ममता मैम जैसा भी बोलना चाहूँ मैं बोलूँ, मैं स्वतंत्र हूँ बोलने के लिए, लेकिन मैं अगर सच में बोलूँ ना तो आपको ऐसा नहीं पता लगता है। आपके साथ जो कुछ भी हो रहा होता है ना, वो आप एक सर्टेन एज के बाद और कुछ रियलाइज करने के बाद समझ पाते हो। ओके। घर वाले घूमने जा रहे हैं, मैं कम जा रहा हूँ, बट ओके, मतलब ऐसा नहीं लग रहा। दादाजी जाते थे तो वो मुझे हर बार लेके जाते थे, कोई फॉर से कि चाचा जाते थे तो मुझे नहीं लेके जाते थे। तो जब तक मैं अफोर्डेबल था इन टर्म्स ऑफ वेट, तब तक तो मुझे सब लेके जाते थे क्योंकि मैं गोदी में चला जाता था। Yeah. लेकिन जैसे जैसे मैं अनअफोर्डेबल होना शुरू हुआ इन टर्म्स ऑफ वेट, तो आई लेफ्ट आउट। तो तब तक आप ये नहीं समझ पाते हो कि मुझे इसलिए छोड़ा जा रहा है कि मेरा वेट बढ़ गया या मैं बड़ा हो, मतलब यस, वेट इन टर्म्स ऑफ क्या Yeah. बड़े हो गए। यस, मैं इसको आसानी से बोलूं तो जब मुझे पोलियो हुआ तो भारत में पोलियो की दवा आ गई थी, बट बहुत रेयर थी, बहुत मतलब स्टार्टिंग फेज में थी। मुझे 9 महीने की उम्र में पोलियो हो गया। अब 9 महीने का बच्चा मतलब खड़ा होना शुरू कर रहा होता है तो उसे तो Correct. पता ही नहीं कि खड़ा कैसे होते हैं, Correct. और उसने रेंगना शुरू कर दिया जमीन पे। अब वो रेंगने में उसने धीरे धीरे कुछ मतलब डेवलपमेंट कर ली, कुछ इनोवेशन कर ली। पहले एक पैर आगे करके रेंगता था, फिर दूसरा पैर करके रेंगता था, फिर बैठ के रेंगना शुरू कर दिया, फिर हाथ के बल रेंगना शुरू कर दिया। तो आपको पता नहीं होता और आप उस तरफ चलना शुरू कर देते हैं। मैं जब 1-1.5 साल का था तो मुझे गोदी में लेकर मतलब सारे घर वाले लेकर जाते थे। मैं बहुत बड़े परिवार से आता हूँ जहाँ मेरी 5 बुआ, 4 चाचा, ताऊ, ये वो सब बड़ी फैमिली। मुझे पता ही नहीं लगा कभी कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है। एवरीबॉडी वुड टेक मी आउट की। फिर धीरे धीरे ये हुआ कि मुझे बाहर से मतलब हमारी दादाजी की मिठाई की दुकान थी, वहाँ पे बहुत सारी लेबर होती थी, बहुत सारे छोटू भैया होते थे, तो मुझे स्पेशली आ जाता था क्योंकि अब मेरा वजन शायद 20 किलो हो गया होगा, तो वो मुझे गोदी में लेके चला जाता था। फिर धीरे धीरे उसने मुझे पीठ पे लादना शुरू कर दिया क्योंकि अब मैं गोदी में लेना अफोर्ड नहीं कर सकता था।
तो आपके साथ जब ये गोदी वाले से निकल के पीठ वाला होना शुरू हुआ, तब मुझे रियलाइज हुआ समथिंग नॉट, देयर इज समथिंग व्हिच इज एबनॉर्मल. यस, अब ये कितनी देर चलेगा, क्योंकि अब वो मुझे गोदी में स्कूल छोड़कर आता था, फिर वो मुझे पीठ पे लाद के स्कूल छोड़ के आता था. Right. तो पीठ पे भी वो बीच में 2 बार बैठता था, वो Right. मुझे उतारता था. सिनेमा हॉल के किसी नुक्कड़ पे 2 मिनट के लिए सांस लेता था, फिर दोबारा लेता था. फिर वो पहले दिन जो छोटू मिलता था वो दूसरे दिन नहीं मिलता था. वो कोशिश करता था उस टाइम पे ना मिलूं, क्योंकि ये तो बाबूजी का लड़का है, मुझे स्कूल छोड़ के आना पड़ता है. तो धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि ये आपके साथ थोड़ा गलत हो रहा है. अब वो बोलता था आपने कस के पकड़ लेना मेरे को गले से. अब मैंने गले से पकड़ लिया, क्योंकि छूटेगा तो मैं गिर जाऊंगा. अब थोड़ी देर में महसूस होता था कि पसीने की बदबू आ रही है, ये शायद मेहनत करके आया है. मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि कोई खराब बदबू थी, बट वो तो मेहनती आदमी थे, वो तो मिठाई बनाते थे. और वो धीरे धीरे आप फिर रियलाइज करते हैं. तो वो रियलाइजेशन के साथ ही मुझे लगा कि मुझे कैलिपर्स स्टार्ट करने चाहिए. How is it showing up in your environment? Why, and I'll come to why I'm asking you this question also. स्कूल के बाकी बच्चे हैं, टीचर्स हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ एनवायरनमेंट अराउंड, जी मैम. राइट? आप जब जैसे ही घर से बाहर जा रहे हैं, देयर इज अ होल यूनिवर्स दैट इज आउट देयर. Their reaction, their feedback, their exclusion, their maybe their eyes sometimes, maybe their judgments, something was coming to you? हाँ मैम, एवरी डे ऑन डे टू डे बेसिस वो बड़ा अलग रहता था. और Yeah. वो आता था कुछ. मैं अगर 30 बच्चों की क्लासरूम, मैं सरकारी स्कूल में गया हूँ मैम, Yeah. तो सरकारी स्कूल में 40 बच्चों की क्लासरूम बड़े टिपिकल से होते हैं. Yeah. और जब मैं पहली बार गया तो हम वो मतलब जमीन पर टाट पट्टी पे बैठते थे. Okay. और मेरी सिस्टर जो है वो जयपुरिया स्कूल कुछ ऐसा था, हाँ. सिविल लाइंस में, वहां से जाती थी और बस आती थी और बड़ी फैंसी ड्रेस होती थी. और मैं सरकारी स्कूल में था जहाँ पे ड्रेस पहन जाओ तो भी ठीक है, नहीं पहन जाओ तो भी ठीक है, खाकी निक्कर और सफेद शर्ट. तो आपको ऐसा महसूस होता कि कुछ तो बदला हुआ है, करेक्ट. लेकिन वो क्या है आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते थे. Yeah. वो तो बहुत लेटर स्टेज पे आप आइडेंटिफाई कर पाते. और अभी भी वो आइडेंटिफाई बड़ा मुश्किल होता है मैम. मतलब आप समझते भी हैं, करते भी हैं, बट आप बाईपास कर देते हैं. तो मैं ऐसे बोलूंगा कि 40 में से 30 बच्चों का कोई इंटरेस्ट नहीं था ये कौन है, अच्छा, क्योंकि उन्हें भी शायद डिसेबिलिटी के बारे में, इंक्लूजन के बारे में कुछ पता ही कुछ नहीं पता है. ही नहीं था. हाँ, एक बच्चा है वो गोदी में कोई छोड़ के जाता है, चला जाता है. 5 बच्चे बहुत सेंसिटाइज थे जो ये कोशिश करते थे कि भाई मैं इनके दोस्त बन जाऊं, मैं इसकी मदद करूं. और 5 बच्चे ऐसे भी थे जो मतलब Yeah, दुश्मन थे. exclusion, yeah, Correct. totally. वो ये कोशिश करते थे कि इसके साथ ना खड़े हों, उसके साथ मतलब प्रोग्राम में ना जाए. Correct. ये Yeah. कुछ मतलब सो कॉल्ड हमारा फ्रेम खराब हो Yes, जाएगा. yes. Mhm. पर आप बड़ा महसूस नहीं कर पाते हैं मैम इन बातों को. ये सब बड़ा देर से आपको महसूस होना शुरू होता है. ऐसा फ्रेम आपने- से हाँ, प्लीज. फ्रेम से एक मुझे इंसिडेंट याद है जो आपने मुझे बताया था, जिसमें आपने कहा था आपके घर में कोई शादी थी, राइट? एंड फोटोग्राफर वाज क्लिकिंग अ पिक्चर एंड यू वर इन फ्रंट रो एंड देन ही एक्चुअली आस्क्ड यू टू गो ऑन द बैक साइड. मेरे घर में शादी थी, मेरे ब्रदर की शादी थी. और तब तक मैं इस स्थिति में आ चुका था कि मैं उस शादी में मतलब बजटरी भी पूल कर रहा था और मैं अच्छा, अंडरस्टैंड भी करता था और मैं अच्छा. बिजनेसेस भी शुरू कर चुका था. अच्छा, ये आपकी फुल अडल्टहुड की बात है. हाँ मतलब ये हाँ, आप मतलब full मैं बात grown, कर रहा हूँ लगभग yeah. 20 साल पुरानी, when I was 34-35. Okay. तो मेरे ही एक रिलेटिव मुझे कह रहे थे कि अजय आप थोड़ा, तो मुझे लगा बार बार पिक्चर से बाहर होने के लिए क्यों कह रहे हैं. मैं गेट पे हूँ, मैं मतलब गेस्ट को ग्रीट कर रहा हूँ और वो बार बार मुझे कह रहे हैं. तो थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे कहा एक्चुअली दूसरे की पिक्चर खराब हो जाती है, क्योंकि कैलिपर के ऊपर बच्चा खड़ा हुआ है. अब कैलिपर में कैलिपर्स की जो वो हैं थोड़े जा रहे हैं, उसमें क्रचेस भी आ रही हैं. तो तब मुझे कुछ देर के लिए लगा हाँ बात तो ठीक कह रहे हैं, तो ये कम आउट ऑफ द पिक्चर. पर कहीं वो मन में रह जाती है कि आप पिक्चर से इसलिए निकालने जैसा कुछ नहीं था. मैं खुद आया था, मेरा अपना प्रोग्राम था, मैं वहाँ रह सकता था. बट आप उस वक्त ये Yes. डिसाइड नहीं कर पाते ना. वो तो ओवर ए पीरियड आप डिसाइड करते हो कि मैं क्यों बाहर होऊंगा, ये तो मेरा ही प्रोग्राम है, पिक्चर खराब होने दो, पिक्चर्स तो मेरी है, मेरी Correct. फाइल में आनी है. लेकिन ऐसा महसूस हुआ कि मुझे इसलिए फ्रेम से बाहर होने को कहा गया कि मैं फ्रेम खराब कर रहा हूँ. तो कहीं मन में था कि ऐसा कुछ करो कि फ्रेम में लोग लाने के लिए बोले कि फ्रेम में आ जाओ तो मेरी फोटो अच्छी हो जाएगी. और अभी जब ट्रैवल करते हैं पूरे देश में, बच्चे फोटो खिंचवाना चाहते हैं, टीचर्स खिंचवाना चाहते हैं, डायरेक्टर्स आते हैं, हर जगह होता है कि पिक्चर खींचे तो शुरू करें. Yeah. नहीं एग्जैक्टली. तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब ये
पहले अगर बाई चांस आई डोंट नो ये पहले हुआ या नहीं हुआ, बट अगर जब ये पहले होता 10 साल का बच्चे के साथ या 12 साल के बच्चे के साथ, यू आर नॉट दैट मैच्योर टू अंडरस्टैंड दिस, राइट? तो उस समय पे आप इसको कैसे लेते हैं? दिस इज अ क्वेश्चन व्हिच मे बी यू नो बाकी जो जनरेशन है मे बी दे माइट बी फेसिंग सच डिफिकल्टी, तो जी। वो मेच्योरिटी नहीं होती उस समय पे। उस समय पे आप कैसे लेते हैं उसको? आप अपना स्ट्रेंथ पॉइंट बनाते हैं कि नहीं हमें कुछ करना है, बिकॉज 34 की एज में तो यू नो व्हाट यू वांट टू डू, जी, राइट? जी। बट यू टॉक अबाउट व्हेन यू आर एक्चुअली 18 15 और मे बी 12 13, आप तब कैसे लेते हैं इन सब चीज़ों को? बिकॉज ये डिफिकल्टी है, ये लाइफ लॉन्ग आपके साथ ये चलता है डिसेबिलिटी। सर ना आप ना सर मेन स्ट्रीम से छोड़ दिए जाते हो एंड यू स्टार्टेड फीलिंग लेफ्ट आउट समवेयर एंड Yeah. एवरी डे। या कोई भी अगर चीज़ें हैं तो आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हो क्योंकि आपकी बहुत सारी डिफ़िकल्टीज और बहुत सारे जो बैरियर हैं वो आपके सामने होते हैं। आप उनको समझते भी हो और आप उनको इग्नोर करते हो। ट्रू। तो अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो फिर आप और ज़्यादा मतलब स्टार्टेड फीलिंग मोर बैड एंड दी मोर बैड यू फील मोर स्ट्रेस विल कम इन योर लाइफ। ट्रू। तो आप ऐसा उसको मतलब छोड़ते चले जाते हैं। आप देखिएगा बाद में ऐसा हमें लगेगा कि ये रखना है कि नहीं रखना है, बट मैं यहाँ पे एक बड़ा अलग तरीके की बात अपने लिए Sure. समझाता हूँ और कभी कभी बोलता भी हूँ, शायद पहले कहीं ये स्टोरी में रिकॉर्ड नहीं है। अमिताभ बच्चन और स्मिता पाटिल की एक फिल्म है राखी, उसमें उसकी माँ है और दिलीप कुमार उसके पिता है, शायद शक्ति की बात हो रही है। शक्ति है। जी, हाँ, जी। हाँ। तो अमिताभ बच्चन घर छोड़ के आ जाता है और वो स्मिता पाटिल के साथ एक रूम मतलब एक छोटा वो शेयर करता है। तो राखी उसको बुलाने आती है और राखी बोलती है कि तेरे पिताजी तुझे रोज याद करते हैं, चल। तो वो मना करता है। उसने कौन रहता है तेरे साथ? बोलता है मम्मी एक लड़की रहती है। मतलब तू एक लड़की के साथ रहता? नहीं नहीं, मतलब वो उधर रहती है, मैं इधर रहता हूं। मतलब तुम यहीं रहते? नहीं मम्मी आप समझो, वो उधर रहती है, मैं इधर रहता हूँ। Oh my ये एक God. छोटा सा ड्राइंग रूम है जो कभी कभी वो इधर आती है, मैं तब हम मिलते हैं, बट वो उधर रहती है, मैं। तो वो चूंकि ये जान रहा है कि मेरी मम्मी अभी ये रिलेशनशिप, वो तब तक रिलेशनशिप में भी नहीं होता है। Yeah. वो जान रहा है कि एक लड़की के साथ ऐसे रहना, एक कॉमन घर में रहना, हम दो ही लोग रहते हैं, भले ही उसका बेडरूम अलग है मेरा बेडरूम अलग है, बट एक कॉमन स्पेस है। तो ऐसा ही मुझे भी समझना पड़ता है कि वो उधर रहते हैं, मैं Wow. इधर रहता हूँ, ये मेरी लिमिटेशंस है। Hmm. ये कुछ देर के लिए हम आते हैं, यहाँ मिलते हैं, कॉमन स्पेस शेयर करते हैं, बट दे हैव देयर ओन लाइफ, आई हैव माय ओन लाइफ। ये बात पहले वो खुद समझता है, फिर अपनी मम्मी को समझाता है। Yes. तो मुझे भी ऐसी सारी चीजें खुद अपने आप को भी समझानी पड़ती है और दूसरे को भी समझानी पड़ती है। एवरीबडी इज गोइंग फॉर 3 days मतलब आउटिंग। Yeah. Yeah. नहीं यार मैं नहीं जाऊंगा। आप बोलोगे भी मैं जाऊंगा तो आपको लेके थोड़ी जाएंगे। वो फिल्म देखने जा रहे हैं तो आपको पता है सिनेमा हॉल एक्सेसिबल नहीं है, तो आप मुझे तो फिल्म का शौक ही नहीं है, मैं तो टीवी देखता हूँ। ये बहुत सारी चीजें आपको इसी तरह से समझनी पड़ती है कि वो उधर रहती है, मैं इधर रहता हूँ। Wow. आपका दिल तो करता है कि मैं उस कॉमन स्पेस में जाऊं, मेरे साथ भी ऐसा हो, बट आप नहीं कर पाते हो। तो आप खुद ही अपने लिए वो सीमाएं खींच लेते हो, धीरे धीरे अपने आप को ट्यून कर लेते हो, धीरे धीरे लिमिटेशंस अपनी में लिमिट्स खुद बना लेते हो, अपने शौक थोड़े से बदल लेते हो, अपने दोस्तों की लिस्ट थोड़ी बदल लेते हो। ये सब मतलब बड़ा कॉमन है। मुझे भी ऐसा लगता है, सुबह उठूं, बाहर एक लॉन हो, मैं नंगे पैर उस लॉन में कर रहा हूँ, उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डला हुआ हो, बट यू कैन नॉट फील। आज तक तो मैं फील नहीं कर पाया हूँ कि मैं लॉन में नंगे पैर, मतलब आप देखिए कि जो इस तरह का बच्चा होता है उसकी जो एस्पिरेशंस होती है बिल्कुल अलग होती है। Absolutely. ये मैंने पहले भी बोला है कि मुझे सपना आया और मैं आज मर गया और मुझे स्वर्ग में जाना है। तो स्वर्ग में जाने के लिए क्या दिखता है सर? क्या टिपिकली भारतीय सभ्यता बोलती है? गोल्ड की सीढ़ी। हाँ। ठीक है ना जी, मतलब स्वर्ग में जाने के लिए सीढ़ियां हैं। सीढ़ियां। और जब व्यक्ति मरता है तो उसके घर वाले उसको एक सोने की सीढ़ी, चांदी की सीढ़ी, कपड़े की सीढ़ी का जैसी सिंबॉलिक सीढ़ी लगा देते हैं कि हमारा व्यक्ति तो सीधा स्वर्ग में जाएगा। तो अगर मैं मरूंगा तो सीढ़ियां कैसे चढ़ूंगा? रेडी। तो मुझे तो लगता है कि रैंप होना चाहिए स्वर्ग में जाने का, सीढ़ियां तो काम ही नहीं करेंगी। सॉरी। तो अब आप सपने में क्या मांग रहे हो कि स्वर्ग में जाने के लिए रैंप होना चाहिए, सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए। किस एज में आके आप ये बात समझ पाते हो?
अब आप 30 की एज में तो ये बात नहीं समझोगे ना, जी तो 20 की एज में आप समझते हो गर्लफ्रेंड नो, 30 की एज में समझते हो ये वाइफ यस, 40 की एज में समझते हो बच्चों के लिए ये स्कूल क्योंकि मैं नहीं जा सकता यस, 50 की एज में समझते हो स्वर्ग में सीढ़ियां नहीं रैंप। तो आप एज वाइज कॉम्प्रोमाइज करते रहते हो। अगर आप ये कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे तो क्या होगा, आप ही को दुख हो। करेक्ट फिर से आपके मरने के बाद गलती से घर वाले सीढ़ियां बांध देंगे, वो सीढ़ियां से आप ऊपर जा नहीं पाओगे, तो उनको बता दो कि रैंप बांधना है, सीढ़ियां नहीं बांधनी है, भले ही रैंप फोटो में हो पर रैंप हो। तो ये लाइफ का एक मतलब यू हैव टू एक्सेप्ट इट, यू हैव टू प्लान इट, यू हैव टू, ऐसा मत सोचो जैसे जैसे आप सोचते जाओगे ना वैसा वैसा आप मतलब खराब फील करते जाओगे। So, yeah, so my question was that it's very interesting. Ek to sorry for that pause, but No problem. I think it's a very, very heart touching story. And just not a story, a life Yeah, that you yes. have lived, you know. जैसे आपने बहुत बहुत ही एक्यूरेटली बोला कि जैसे आप जिंदगी में बढ़ते हैं और धीरे धीरे आपको अंडरस्टैंडिंग आती है तो आपकी एस्पिरेशंस, ड्रीम्स, डिजायर्स उसी हिसाब से लिमिट या कंट्रोल हो जाती हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। फिट इन हो जाती हैं कि अच्छा ये होगा, ये नहीं होगा, इतना मैं ड्रीम भी कर सकता हूँ, एस्पायर भी कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता। बिल्कुल। आपने 16 साल में अपनी जर्नी शुरू की एंटरप्रेन्योरशिप की या बीइंग ऑन योर ओन, उसके बाद 35 इयर्स में आपने कुछ पिविट किया, आज 52-53 साल में फिर कुछ आप पिविट कर रहे हैं। व्हाट वर यू फ्यूल्ड बाय एट द एज ऑफ 16 जी, इज व्हाट आई वांट टू नो। बाय द टाइम ना मैंने जैसे बताया कि मैं 13 साल की उम्र में स्टार्टेड विद कैलिपर, तो मुझे उन 16 सालों में ये बात तो समझ में आई थी कि अगर मुझे कुछ लाइफ में बेटर अचीव करना है तो आई हैव टू डेयर समथिंग। मैं जिस हम्बल बैकग्राउंड से और फैमिली से आता था, मेरे दादाजी बोलते थे कि मैं तेरे को एक हाथ वाली रिक्शा ले दूंगा। तब तक वो 3-4 पहियों की रिक्शा आती थी जिसको एक व्यक्ति ऐसे वो करके चलाता था, अभी भी आपने देखी होगी। और मैं ना 10,000 रुपए की एक एफडी तेरे लिए बना दूंगा। बहुत पैसे थे, 10,000 रुपए, मतलब कि भाई आप तो रईस हो गए और उसका Right. ब्याज इतना सारा आएगा। और आप अच्छी फैमिली से आते थे, ऐसा नहीं था कि भाई, तब तक मेरी फैमिली सेटल होने लगी थी, बहुत बड़ी फैमिली थी, सेटल होने लगी थी, तो लग रहा था कि भाई ये बहुत कंफर्ट है। बट ये कितने दिन, कैसे, मैं कहाँ पहुंचूंगा, और मुझे ना सो कॉल्ड हीरो होने का शौक, मतलब ऐसे बोल सकते, ऐसा लग रहा था मैं तो इस पिक्चर में कहीं नहीं हूं ना, ये तो मेरे दादाजी की पिक्चर है। ओके, बट आप समझ नहीं पाते हो क्या करना है। तो जब मेरी 10th क्लास में पहली क्लास हुई, मतलब व्यापार की क्लास, कॉमर्स की क्लास जैसे, तो मेरे उनके मैंने नाम कई बार लिए, तो मेरे वो जो कॉमर्स के टीचर थे उन्होंने बताया कि व्यापार करने के कुछ नियम होते हैं, कि ये होता है, कि ये होता है। तो मुझे लगा बस मुझे तो यही करना है। बाय द टाइम मुझे नहीं आइडिया था कि मुझे क्या करना है, बट वो सुनते ही मुझे लगा मुझे तो यही करना है, मतलब मुझे बिजनेस करना है। तो मैंने 16 साल की उम्र में ऐसा मन बनाया कि मुझे बिजनेस करना है। Okay. और आज भी मैं उतना ही पैशनेट हूँ बिजनेस करने के लिए। जैसे मैं अभी इस बार की इंडिया टुडे में पढ़ रहा था, ये वहां की लाइनें हैं कि आपके सपने अनुभव के साथ मिलके धीरे धीरे धूमिल हो जाते हैं। अच्छा, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ, नहीं, आप अपने सपनों को अगर पॉलिश करते रहोगे तो धूमिल कैसे हो जाएंगे। जैसे ही पुराने पूरे हुए नए देख लो, जैसे ही पुराने पूरे हुए नए देख लो। तो जो मुझे 16 साल की उम्र में अभी भी अगर आप बोलेंगे मेरी टू डू लिस्ट क्या है, बहुत बड़ी लिस्ट है। रियली? कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। ये आपके पैशन पे डिपेंड करता है मैम, कि आपका पैशन कैसा है। और आपको उस पैशन को पूरा करने के लिए वो सोर्स, वो एनर्जी, वो अंडरस्टैंडिंग, बल्कि अभी कभी कभी ऐसा लगता है कि ये सोर्स, ये अंडरस्टैंडिंग, ये एनर्जी किसी और से लेनी पड़ेगी। बच्चों से परमिशन लेनी पड़ेगी, वाइफ को ऑन बोर्ड लाना पड़ेगा, बिजनेस की रिक्वायरमेंट को पूरा करना पड़ेगा। मैं सोचूं कि मैं गोवा वाली शर्ट में कपड़े पहन के कहीं सिगरेट पीता हुआ पाया जाऊंगा तो मेरा ब्रांड डैमेज हो जाएगा। तो मतलब ऐसा अभी कुछ लिमिटेशंस लगती हैं, बट पहले तो लिमिटेशंस ही नहीं थी, क्योंकि आप बिल्कुल रॉ होते हो। कोई आपकी तरफ देख नहीं रहा होता। तो मुझे लगता है वो पैशन है मैम जो आपको ड्राइव करता रहता है। सर मैं थोड़ा सा और पीछे जाना चाहता हूँ, पीछे इन द सेंस की पर्सनल लाइफ के अंदर, यू नो व्हेन यू गॉट मैरिड यू वर ब्लेस्ड विद 2 चिल्ड्रन, राइट? और आपने बात करी, अभी तो आपने एक्सटर्नल सोसाइटी की बात करी कि डिसेबिलिटी और एक्सटर्नल सोसाइटी कैसे आपको लेती है, कैसे नहीं लेती। बच्चे जब बड़े होते हैं
हम्म, राइट? तो हम्म, वो कैसे इस माहौल में बड़े हो रहे थे या बड़े होते हैं, वो कैसे समझते हैं कि एज फादर आप कहाँ उनको लेके जा सकते हो अपनी गोदी में या नहीं लेके जा सकते, जी या उनके साथ आप एक्सटर्नल बाहर आउटडोर एक्टिविटी नहीं कर सकते, जी तो वो उन्होंने कैसे लिया इस सब चीज़ों को? मुझे ध्यान नहीं है जी मैं किसी बच्चे की पीटीएम पे गया हूँ क्योंकि इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू अटेंड ए Yeah. पीटीएम Yeah. ओनली माय वाइफ टेक केयर्स ऑफ इट मुझे ध्यान नहीं है मैं किसी बच्चे के एनुअल डे फंक्शन पे किसी एक दो को छोड़ दें तो गया हूँ हम्म, आपको लिमिट करना पड़ता है अपने आप को क्योंकि आप वो कर नहीं पाते हो करेक्ट। और आप खुद भी ऐसा सोच रहे होते हो शायद कि ऐसा होगा तो इसके दोस्त क्या समझेंगे और आप समझा पाओ जैसे मैंने आपको कहा कि एक सब कॉन्शियस माइंड होता है जो आपको वो सब करने से रोक रहा होता है होता है। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ आपको मेरे को कल ट्रैवल करना है मुंबई मैं सुबह 8 बजे ट्रैवल करूंगा तो मैं अपना लास्ट मील आज रात को 8 बजे खाऊंगा ओके और 12 घंटे में कुछ और नहीं खाऊंगा ओके और मैं अपना आखिरी पानी भी रात को 12 बजे पीऊंगा 8 घंटे हाँ। पहले मैं पानी पीना बंद कर दूंगा अच्छा क्योंकि Because- हमारे Okay. एयरपोर्ट्स पे ऐसी फैसिलिटी नहीं है कि मैं मतलब वॉशरूम का Yeah, इस्तेमाल कर washroom सकूं इस्तेमाल Sad. अब अगर मेरी 4 घंटे की फ्लाइट है तो मुझे पता है मैं 4 घंटे या वॉशरूम नहीं जा सकता या तो मैंने पानी पीना उतने घंटे पहले बंद कर दिया जितने घंटे में मेरे को मतलब मैं Yeah. फिर मुंबई जाके वॉशरूम पे या आई विल बी एबल टू अटेंड या तो आप अपने आप को लिमिट कर लेते हो ना अब पहली बार हुआ तो आपको समझ में आ रहा था ऐसा करना है दूसरी बार तो पार्ट ऑफ द रूटीन था करेक्ट। तीसरी बार हुआ तो अब तो याद भी नहीं आता अब तो आपका कौन सा दिमाग ये काम करना बंद कर देता है घंटे फैला लेता है और फिर पानी पीना बंद कर देता है फिर आप तो ये आपका सबकॉन्शियस माइंड एक बार समझ लेता है क्या करना है और क्या नहीं करना है Yeah. और फिर वो एक्ट करना शुरू कर देता है वाओ एक तो सर आपका खुद का सबकॉन्शियस माइंड होता है जो समझ जाता है, एक होता है जब से फॉर एग्जांपल आपका बच्चा 3 साल का है, 4 साल का है, तब आप उसको तो समझा नहीं सकते, तो वो उनकी एक्सपेक्टेशंस टुवर्ड्स डिलीवरी। सर उनके साथ भी ऐसे हो रहा था उनको पता होता पापा तो मेरे साथ ये लेने जाएंगे नहीं तो मम्मी को ही बोलेंगे पापा तो मेरे स्कूल आएंगे नहीं मम्मी को मतलब बोलेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि वो भी ये बात जल्दी से समझने लगते हैं हाँ, क्योंकि वो खुद देख रहे हैं कि Correct. पापा इज क्रॉलिंग एट हाउस और हाँ, ही इज नॉट एबल टू डू दैट तो उन्हें पता होता है शायद ये लिमिटेशन है और Yeah. ये लिमिटेशंस नहीं है मेरे को तो मतलब ऐसा लगता है हम्म, बहुत सारे शायद वो कोई फिल्मी सीन में आता होगा जब वो बोलता होगा और बच्चा True. कहता होगा कि चलो मेरे साथ क्योंकि वो उस हम्म। तरह से एस्टेब्लिश करना चाहते हैं अदरवाइज तो वो समझते हैं कि व्हाट इज पॉसिबल एंड व्हाट इज सो इन अ वेरी अनसेड वे लाइफ में समझा दिया जाता है और समझ लिया जाता है हाँ मतलब समझा भी दिया जाता है जाता है और और समझ भी लिया जाता है पापा विल गो टू ऑफिस आई विल कम टू योर स्कूल Yeah. ओके या अंडरस्टूड। पापा विल मीट यू एट बेड आई विल मीट यू एट रसोई Dinner, तो yeah. मतलब वो चीजें होती भी Yeah. रहती हैं जी But then this person who is a go-getter, this जी. person who is a dreamer, who is an aspirant, who is an innovator, who is leading a change maker, how is he doing it all in the outside world? ये पिछले 10 सालों में हुआ है मैम मतलब अदरवाइज तो क्या था ना यू आर ए कॉमन मैन एंड यू आर स्ट्रगलिंग विद योर ओन वे एंड योर फाइट इसको मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ जब मैं अपना पहला फोटो शूट कर रहा था तो उस फोटो शूट का खर्चा था 400 रुपये और घर के 4 बच्चे थे और जब मैं उसके 8 साल बाद थोड़ा सा सक्सेसफुल होने के बाद अपना अगला फोटो शूट कर रहा था तो उसका खर्चा था 7 लाख रुपए 12 बच्चे मॉडल थे 3 दिन शूट होना था तो जब मैं पहला शूट कर रहा था तो सब लोग बोल रहे थे देखो बच्चों को दुखी कर रखा है इसने अच्छा समझ नहीं रहा है ये और जब वो कर रहा था तो बोलते थे हम तो जानते थे हमारा बच्चा इतना समझदार है तो मतलब जो भी वर्ड आपने यूज किए हैं ये तो पिछले 8-10 साल से आए हुए शब्द है ना मैम yeah उससे पहले तो ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि कर रहा है कर आपका वेल विशर भी ये सोचता है चलो Trying कर रहा है as well. करने दो और बाकी लोगों को तो ये पता ही होता है कि ये ऐसे थोड़ी होने वाला है यस, yeah ये कोई ये थोड़ी बड़ा बन जाएगा थोड़ी बड़ा बन जाएगा ये थोड़ी पॉसिबिलिटी होगी ये समझ ही नहीं रहा है ऐसा थोड़ी होता है ऐसा थोड़ी होता है तो ये बड़ी हाँ. टू टेक इट ऑन अदर साइड मैं जब ट्रेवल करता था और फ्रेंचाइज इंक्वायरी पे जाता था तो फ्रेंचाइज इंक्वायरी आई हमने डोरबेल बजाई दिख रहा है आपको अच्छा व्हीलचेयर वो वहीं से कैलिपर जजमेंट पहना शुरू बात हो भी गई है तो 10% लोग बोलते थे कि ऐसी क्या बात थी आप आ गए हाँ, अच्छा शायद 2% ये बोलते थे आई अप्रिशिएट कि आप खुद आ गए 80% का रवैया कुछ और होता था 4% का
आप एक्सेप्टेड नहीं हो उसकी डोरबेल बजा के एंटर करने के लिए। या आप इस स्थिति में कुछ सामान बेचने आ गए। अब कॉमन सेल्समैन भी तो आपके घर में या घंटी बजा के आता है, ये मेरा ब्रांड है, ये मेरी एस्पिरेशंस हैं, ये मैं करूंगा। तो ये सारी बड़ी प्रॉब्लम्स है मैम। अच्छा, ये तो कॉमन मैन पे प्रॉब्लम है जिसको भारत में उस तरह से तैयार नहीं किया जा रहा, पढ़ाया नहीं जा रहा। लेकिन अभी तक हमारी मतलब देश में भी ऐसा ही चल रहा है। एयरपोर्ट पे फैसिलिटीज नहीं है, रेलवे स्टेशन पे फैसिलिटीज नहीं है, बस पे फैसिलिटीज नहीं है, स्टेडियम्स में फैसिलिटी नहीं है, हमारा विज्ञान भवन व्हीलचेयर फ्रेंडली नहीं है। एंड मतलब बहुत सारे नाम है जहाँ पे आपको लगेगा कि वी आर लेफ्ट आउट। और ये तब मैं बोल रहा हूँ अभी 2024 में, जब हम पिछले 10, 12, 15 सालों से बहुत काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं, बहुत इंक्लूजन की बात हो रही है, बहुत बहुत दुनिया मतलब देश बदल रहा है, बदल रहा है। उनको मेन स्ट्रीम में एक्चुअली कब से बदल रहा है और कब तक बदलेगा ये नहीं पता लग रहा। किस किस के लिए बदलेगा, किन किन टर्म्स में बदलेगा ये नहीं पता लग रहा। तो सर ये जब ये सब चीज़ों का आप देखते हैं, प्रॉब्लम्स जो एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे आपने भी बोली कि एयरपोर्ट पे प्रॉब्लम है या कुछ है, तो आपके कभी दिमाग में आता है कि आप भी कुछ ऐसा एनजीओ करें या ऐसा कुछ सोशल इम्पैक्ट का काम करें जिसमें आप कईयों को मतलब यू मीट डिफरेंट पीपल, यू नो, वंस यू मीट दोज पीपल यू कैन गेट ऑल ऑफ देम टुगेदर एंड यू नो मे बी डू समथिंग फॉर द सोसाइटी। कुछ ऐसा कभी दिमाग में आया है? सर ऐसा चल रहा है। मैंने एक फाउंडेशन बनाई, हम होंगे कामयाब फाउंडेशन। उस फाउंडेशन को चलते हुए 6 साल हो गए हैं। हम उस फाउंडेशन में कुछ बहुत थोड़ा सा काम कर पा रहे हैं, बट सब लोगों को साथ लेके आना बहुत डिफिकल्टी है सर। सबके अपने अपने थॉट प्रोसेस है, सबके अपने अपने सेक्शन सेक्टर्स हैं जिसमें वो काम करना चाहते हैं। सबके मन को कोई बात अच्छी लग रही है जिसपे वो काम कर रहे हैं, तो हमें भी जो ठीक लग रही है हम कर रहे हैं। बट बहुत सारा काम देश में हो रहा है और हम भी अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, बट वो काम बहुत थोड़ा है सर। बहुत थोड़ा है। जो मैं कर रहा हूँ वो भी बहुत थोड़ा है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कुछ अच्छा कर पा रहे हैं, कुछ ज्यादा कर पा रहे हैं, लेकिन हाँ पिछले 5-6 सालों में हमारे फॉर्मल स्कूल्स देश भर के व्हीलचेयर फ्रेंडली हो गए हैं। उनका मन बदल गया है। वहां पर व्हीलचेयर वाले बच्चों ने आना शुरू कर दिया है। हमने सब स्कूल्स में रैंप बना दिए हैं। हमने उनके लिए व्हीलचेयर फ्रेंडली टॉयलेट बना दिए हैं। हमने उनके लिए कुछ विशेष प्लान्स तैयार कर दिए हैं, कुछ अवार्ड फंक्शंस तैयार कर दिए हैं। ये सब हम भी कर रहे हैं, बट वो मतलब इतने बड़े देश में शायद सुई की नोक के बराबर भी नहीं है। उस पर बहुत सारा काम करने की रिक्वायरमेंट अभी है। इसका दोष इस बात को जा रहा है सर कि हम अपनी यंग जनरेशन को डिसेबिलिटी पढ़ा नहीं रहे हैं, सेंसिटाइज नहीं कर रहे हैं। मैं सेंसिटाइज से आगे ले जाके ना पढ़ाने की बात भी करूंगा। मतलब आप ध्यान करो कि आपको क्या बताया गया था। कुछ भी नहीं। आपको ये बताया गया था कि अगर एक ब्लाइंड आदमी मिलेगा तो आप सड़क पार करवा दो, चाहे उसे जरूरत है या नहीं है। करेक्ट। इसके बाद एब्सोल्युटली बताया ही नहीं गया था। तो वही हमारे बच्चे ने समझा है कि इसके बाद तो मुझे बताया नहीं गया। एंड आई थिंक अभी भी currently also if you actually look at, there is nothing which you talk about. हमने पहली बार अपनी 5th 6th 7th 8th की बुक्स में डिसेबिलिटी को सब्जेक्ट बनाया है। और हिंदी इंग्लिश दोनों में एज ए सब्जेक्ट पढ़ाने की कोशिश की है। मुझे हिंदी सिखानी थी तो मैं वो तो डिसेबिलिटी को पढ़ाकर भी सिखा सकता हूँ ना। मुझे इंग्लिश में कुछ सिखाना, तो पहली बार देश में ऐसा प्रयोग हम लोग कर रहे हैं। लेकिन हमारी किताबें तो 10,000 बच्चों तक जाएंगी, 15,000 बच्चों तक जाएंगी। हर स्तर पे इस तरह का काम किए जाने की रिक्वायरमेंट है। ये कब, कितना, कैसे हम सब लोग कर पाएंगे ताकि इस सब पे काम कर सकें, ये मुझे लगता है एक बड़ा विषय। और शायद जब बहुत सारी सेंसिटाइजेशन हो जाएगी तब कुछ और आगे के रास्ते इस पे खुलेंगे। आई वांट टू रिफ्लेक्ट ऑन जो आपके आसपास के लोग हैं, जो आपका सोशल सर्कल है, आपके साथ ही होंगे ये लोग पिछले 20 साल से 25 साल से, चाहे आपकी एक्सटेंडेड फैमिलीज ही हैं या फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स ऑफ फैमिली एटसेट्रा। आपने नजरिए बदलते हुए देखे हैं जब आप सक्सेस की तरफ? बहुत ज्यादा। Would you like to talk about that? मैं एक इमोशनल इसका तरफ लेता हूँ। मेरा एक दोस्त है और जब वो अपने पापा के घर में रहता था तो फर्स्ट फ्लोर पे रहता था। और जब वो अलग हुआ तो उसको फिर मजबूरी में फर्स्ट फ्लोर लेना पड़ा। बट उसने ऐसा फर्स्ट फ्लोर लिया जिसका जीना आसान हो,
जिसमें हैंड रेल हो, जिसमें मैं चढ़ के आ सकूं। Oh wow. मेरे किसी एक रिलेटिव ने या दोस्त ने ऐसा घर लिया जिसमें व्हीलचेयर हो, मैं उसके घर आ सकूं। और मैं ये जान रहा हूँ ये सच में हुआ है, मतलब ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि क्योंकि मैं उसका नाम तो ले नहीं रहा हूँ, इसलिए ऐसा नहीं है कि मैं ये चेंजेस आते हैं। अभी मैं पीछे एक एनुअल डे प्रोग्राम पे गया, तो एनुअल डे प्रोग्राम जो था वो 20 फुट ऊंचे स्टेज पे था, जी तो उन्होंने 30 फुट का रैंप बनाया हुआ था। जहां मेरी गाड़ी रुकी वहां से वहां तक के लिए उसको व्हीलचेयर फ्रेंडली किया हुआ था। तो ये बदलाव हो रहे हैं, क्योंकि अब आपको, मतलब अगर खराब सेंस में बोलूं तो उनको मुझे बुलाना था तो ऐसा करना पड़ेगा, लेकिन वो मुझे उठा के भी ले जा सकते थे कि एक ही बार Yeah, तो yeah. उठाना है, Yeah, 4 yeah. लोग उठा लेंगे। Yeah. अभी मैं उदित जी के यहाँ पे हूँ, मैंने Yeah. उदित जी को बोला तो उदित जी ने बोला 4 सीढ़ी है, मैंने कहा उठा लेंगे। उदित जी ने बोला नहीं मैं एक वीडियो मंगाता हूँ, 20 सीढ़ी है, नहीं सर मेरे ऑफिस में करते हैं, कोई सीढ़ी Yeah. नहीं है। Yeah. तो आप इसे चेंज ही तो बोलेंगे ना मैम। Yeah. अब वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आप यहाँ पे हो, ये इसलिए हो रहा है कि आप सेंसिटाइज हो गए हो, ये इसलिए हो रहा है कि अब मतलब आप कुछ कहीं काउंटिंग में आते हो, बट ये तो चेंज हो ही रहा है, ये अवेयरनेस तो आ ही रही है। और यही बहुत खुशी की बात है कि आप वहां तक पहुंचते हो जहां आपके लिए ऐसा काम होता है। एक पेरेंट ने बताया कि मैंने अपने बच्चे का नाम अजय रखा है, तो एक हैंडीकैप के नाम में अपने बच्चे का नाम रखना, अभी तक तो राजेश खन्ना के लिए सुनते थे, अमिताभ बच्चन के लिए सुनते थे, तो ऐसा जब भी होता है तो बहुत खुशी होती है, लगता है कि नहीं हम जो कर रहे हैं वो ठीक है, कुछ मायने रखता है। Yeah. ये जानते हुए कि अजय व्हीलचेयर पे है और उसे पोलियो है और वो, बट वो मतलब उसने पहला बच्चा हमारे स्कूल में पढ़ता था, जब दूसरा बच्चा हुआ How तब तक वो sweet. मुझसे मिले थे, तो खुशी होती है कि ऐसा भी अब ये गेस्चर आपको मिलता है। मैं वही समझना चाह रही हूँ कि कोई ऐसा एक इंस्टेंस हुआ था जब आपने डिसाइड कर लिया था कि यार अब तो इसको साबित करके रहना है, मुझे अपने आप को साबित करके रहना है। यू सेड अबाउट दैट 16 इयर्स पे जब आपने वो स्टेप लिया, बट स्टिल वाज इट कोई ट्रिगर था, कुछ किसी ने कोई कमेंट किया, कोई क्रिटिसिज्म, कुछ ऐसा हुआ व्हिच काइंड ऑफ propelled you into this direction? मैम ऐसा कोई एक इंसिडेंट तो मैं नहीं बोलूंगा विच चेंज द वे आई लुक्ड एट माय लाइफ, वाज लुकिंग एट माय लाइफ, बट ये तो इंसिडेंट मैम रोज होते रहते हैं, रोज होते थे। रोज होते रहते हैं। आप ना अभी मैं इसको यू कैन टेक इट ऑन अदर साइड आल्सो। मैं मुंबई गया, दिल्ली मुंबई और वापसी थी, दे लॉस्ट माय व्हीलचेयर। अच्छा। तो मैं भारत में हूँ, मैं एयर इंडिया से ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं अपने देश में हूँ, मेरी व्हीलचेयर खो गई, विच वॉज इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर। 10 मिनट आपको बुरा लगता है, गुस्सा आता है, फिर आप बोलते हो कोई बात नहीं, जो हुआ हुआ, अब आप मेरे को एक मैनुअल व्हीलचेयर दे दो, मैं अपना काम करूंगा मुंबई का और शाम को मैं वापस आपकी व्हीलचेयर दे दूंगा। दिल्ली में आई हैव अनदर चेयर, Yeah. तब तक आप मेरी व्हीलचेयर फाइंड Arrange आउट करो, हाँ। एंड गिव इट बैक टू मी। बोलते सर हमें आपको देने के लिए मैनुअल व्हीलचेयर नहीं है। Wow. अच्छा। तो अब जोर जोर से बोलने लगता हूँ, तो अपने दोस्त को बोलता हूँ कैमरा ऑन कर, मीडिया में जाएंगे, लड़ाई करेंगे। मैं पिछले लगभग 3 साल पहले व्हीलचेयर खोई थी, आज तक मुझे मिली नहीं है, मेरा केस हाई कोर्ट में है, अच्छा, you did file a legal जी। suit. Okay. अभी तक हाई कोर्ट में है। हाँ। अब ये आपको क्या प्रोपेल करता है? तो मैंने घर आके अपनी वाइफ को बोला 2 गुल्लक खरीदते हैं, रोज पैसे जोड़ो, अपने को तो अपना हेलीकॉप्टर लेना है। Wow. अब मुझे नहीं पता मैं जीते जी हेलीकॉप्टर ले पाऊंगा नहीं ले पाऊंगा, और गुल्लक में कहाँ हेलीकॉप्टर के पैसे जमा होंगे, बट मैंने उसको ऐसे लिया कि यार Wow. अपना ही ले लेंगे ना, रोज की परेशानी है, कभी ये ऐसा करते हैं, कभी इंडिगो व्हीलचेयर तोड़ देता है, कभी प्रॉब्लम होती है, कभी व्हीलचेयर को लेके ट्रैवल नहीं करने देते हैं, तो That's मुझे great. उसका सबसे आसान रास्ता समझ में आया, अपना हेलीकॉप्टर ले लेते हैं। और अभी हम यूनिवर्सिटी में अपना एक वो हेलीकॉप्टर उतारने के लिए वो Helipad. मतलब हेलीपैड तो कम से कम तैयार कर रहे हैं कि ले लेंगे यार, कहाँ दूर है, 2-4 साल में। अभी को लोग बोलते क्या करेगा इतने पैसे का, तो अभी तो हेलीकॉप्टर बाकी है साहब। फिर मैंने नेट पे देखा कितने का आता है हेलीकॉप्टर, 7 करोड़ रुपए से शुरू हो जाता है, 20 करोड़ तक का आता है। तो मतलब मुझे नहीं पता है कि मैं ले पाऊंगा नहीं ले पाऊंगा अपनी लाइफ टाइम में, बट आपके पास पैसे कमाने के लिए Yeah. रिक्वायरमेंट तो खड़ी हुई है, क्योंकि आपको अपना हेलीकॉप्टर लेना मांगता है। True. क्योंकि आपकी व्हीलचेयर खो दी थी एयर इंडिया ने, तो रोज ऐसा ही करेंगे। तो मुझे लगता है कि आपकी जो इंसिडेंट है ना, वो आपको तैयार तैयार करते हैं बाकी हैं। लाइफ के लिए। Absolutely, I agree. They are coming in your way so you can pass them. Yeah. Udit, I think I'm over done. to you. I think I'm have done you with run? this. Have you run out of the No, questions? I cannot. But it is just fact that
So you're doing some amazing work, I think. नहीं सर, एवरीबडी इज No, डूइंग, no, सिर्फ you are- इतनी बात there है is कि this- कुछ there's कुछ some- सामने आ रहे हैं, कुछ सामने कुछ नहीं सामने आ नहीं रहे आ हैं, तो रहे, आई एम but- फॉर्चुनेट कि कुछ चीजें सामने आ रही हैं, बट एवरीबडी इज डूइंग प्रोबेबली गुड इन देयर लाइफ एंड Absolutely. Sir, I think let's just wrap this up. In the last, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं related to entrepreneurs, right? जी What should young people, young entrepreneurs keep in mind जी when they're starting off their business? 3 things which you feel that is this should be the key for a successful business. सर, ये ना अलग अलग हो जाती है। मेरे को ना पहले भी एक पॉडकास्ट में पूछा, मैं आई वाज नॉट एबल टू आंसर 1 2 3, मैंने बोला यार आप बना लीजिएगा हाउ यू वुड लाइक टू मेक इट, बट थोड़ी सी ना इंट्रोस्पेक्शन जरूरी है जब यू आर एंटरिंग इनटू ए बिजनेस कि क्या ये मेरे अंदर है कि नहीं है। अगर वो आपके अंदर नहीं है ना सर, तो यू विल नॉट बी एबल टू सक्सेसफुल। तो मैं इसको भी छोटी सी एक स्टोरी के साथ जोड़ता हूँ। जब यश चोपड़ा जी ने पहली फिल्म बनाई, शायद आपने पढ़ा होगा, जैसे मैं मुस्कुराई हैं, तो मेरी बुक में भी एक चैप्टर के बारे में बात करता है। वो एक लव स्टोरी थी एंड बिकम ए सक्सेसफुल। तो उन्होंने जितने भी फिल्म इंडस्ट्री के बड़े राइटर्स थे उनको बुलाया और बोला कि मैं एक फिल्म बनाना चाहता हूँ, मैंने तय कर लिया मैं अगले 5 साल क्या फिल्में बनाऊंगा। जी। मजा आ गया। अब यश जी के लिए फिल्म लिखेंगे और यश जी एक बड़ा नाम था, यश चोपड़ा जी। तो उन्होंने बोला मैं पहली फिल्म बनाऊंगा ऑन लव स्टोरी, सेकंड बनाऊंगा ऑन लव स्टोरी, थर्ड बनाऊंगा ऑन लव स्टोरी, फोर्थ बनाऊं। सर ये क्या कर रहे हो आप तो पूरी फिल्म इंडस्ट्री को दिशा दोगे। अगर आप ऐसा ही करोगे तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी सर। नहीं, मैं वो करूंगा जो मुझे बेस्ट आता है। तो फिर उन्होंने लव स्टोरी अलग अलग बनाई, मतलब एक डर बनाई जिसमें ऐसा था, एक बरसात बनाई, एक लम्हे बनाई जहां हीरोइन बड़ी थी, हीरो छोटा था, बट वो सब लव स्टोरी थी। तो मैं ये बोलता हूँ कि बिजनेस एंटरप्रेन्योर को वो करना चाहिए जो उसके दिल के करीब हो, उसमें थोड़ा सा तो दिल हो जो भी वो कर रहा है। हम आमतौर पे क्या गलती करते हैं, हम आइडिया के पीछे भागते रहते हैं। Yes. गुड, आपका आइडिया कितना भी अच्छा है लेकिन आपका दिल ही नहीं है सर उसमें। अब मन तो मेरा भी ये करता है मैं शायर बन जाऊं, कुछ लिखूं कुछ, पर कैसे? अगर मुझे वो नहीं आता तो मैं उसमें एंटरप्रेन्योरशिप नहीं खड़ी कर सकता हूँ, और अगर वो मुझे आता है तो मैं उसमें भी एंटरप्रेन्योरशिप खड़ी कर सकता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जस्ट सर्च आउट, अगर मैं फिर से 3 बातें बोलूं, लुक इनटू योर इनर सेल्फ, व्हाट यू आर, and try to find out your passion, pen down your passion. Maybe there are 4 5 6 passion, but which is bigger? So pen down your passion, and then third, don't leave for some time. Persistence. इंडिया में बिजनेसेस खड़े करने में ना जी 10 साल जरूर लगेंगे, बिल्कुल, क्योंकि हम लोग अभी अपने बिजनेसेस को उतना बड़ा करना है ये सोच ही नहीं पा रहे हैं। अगर आप ये मन बना लेंगे सर कि मुझे अगले 3 सालों में अपनी एजेंसी सिंगापुर में खोलनी है, बैंकॉक में खोलनी है, नेपाल में खोलनी है, आप ऐसा प्लान ही नहीं कर रहे हैं। आप तो अभी ये सोच रहे हैं मैं गुड़गांव में हॉउस खास खोल लूंगा, फिर 2 साल बाद आप सोचेंगे मैं मुंबई खोलूंगा, फिर आप सोचेंगे कलकत्ता खोलूंगा। तो एटलीस्ट आप जो अपनी विश लिस्ट है ना वो बड़ी कर लीजिए। बड़ी सपने देखो। इसको अगर मैं अपने में बोलूं तो कभी भी मैंने बोला बचपन में पहली फ्रेंचाइजी की ऐड दी पंजाब, दूसरी दी राजस्थान, तीसरी दी हिमाचल, चौथी दी आंध्र प्रदेश। सब बोले पहले नॉर्थ इंडिया करते हैं। मैंने बोला मुझे रणजी नहीं खेलना, मुझे तो नेशनल खेलना है। तो मैं आई एम नॉट हैप्पी विद ए पार्ट ऑफ कि मैं मुंबई टीम खेलता हूँ, मैं तो नेशनल खेलता हूँ। तो ये वाली सी स्थिति थी। अभी भी मुझे लगता है कि मैंने कभी ये सोचा ही नहीं मुझे इंटरनेशनल खेलना है, तो मैं इसलिए बाहर नहीं हूँ। हालांकि अभी वी आर इन बांग्लादेश, सॉरी वी आर इन नेपाल, बट अभी भी ऐसा लगता है। तो ये गलती आम तौर पे बिजनेसमैन करता है कि वो अपने सपने, प्लान, लिमिट कर देता है, टारगेट्स बहुत छोटे बनाता है। तब तक फिर वो 2 साल होते हैं, पूरे होते हैं, फिर वो बड़ा सोचना शुरू करता है। तो अगर आप ऐसा प्लान बना लेंगे कि नहीं मुझे बहुत दूर तक जाना है, देर तक जाना है, और उनको ध्यान में रख के अगर प्लान बनाएंगे तो फिर वैसे ही आप एक्ट करेंगे, वैसे ही आप फाइनेंसेस लाएंगे, वैसे ही आप टीम बनाएंगे, उतना ही बड़ा विजन आपके पास होगा। ये मुझे लगता है होना चाहिए। सर, आज आई थिंक last 1 or 2 questions I have more. First is, what next for Ajay Gupta and Bachpan? I remember you also sponsored an IPL team. जी, right? इस साल IPL है। Are you doing something there? No, मतलब IPL was a good story, और IPL पे एक छोटी सी स्टोरी बुक भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि IPL was a, मतलब मैं नहीं जान रहा था कि भारत मतलब पागल है क्रिकेट के लिए। मैं खुद क्रिकेट के लिए उतना बड़ा फैन नहीं था,
मैं आईपीएल देखने हैदराबाद गया तो 70,000 लोग चिल्ला रहे होते हैं आपके लिए और गला बैठ जाता है। और Yes, yes. मतलब अगर किसी ने नहीं देखा है स्टेडियम में क्रिकेट जाके तो एक बार जरूर जरूर देखिए। देखना चाहिए, क्योंकि मैं तो वहाँ से दर्जनों चीज़ें लिख कर लाया जिनको अभी तक इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। सो फॉर अजय गुप्ता एंड बचपन वी वुड लाइक टू गो इंटरनेशनल, कमिंग अप विद ए ब्रांड कैरेक्टर। शायद 2-3 ब्रांड एम्बेसडर्स के साथ बात हो रही है। इट विल बी फर्स्ट इन आवर टाइम कि हम ब्रांड एम्बेसडर लेकर आएंगे। अभी तक कोई भी प्ले स्कूल इन द कंट्री ब्रांड एम्बेसडर नहीं लाया उतना बड़ा, बट वी वुड लाइक टू कम अप विद ए ब्रांड एम्बेसडर। हम दिल्ली में अपना एक फॉर्मल स्कूल शुरू करने जा रहे हैं। Wow. ओह वाओ, रिशियूड यूनिवर्सिटी की एक और एक्सटेंशन हैदराबाद में करना चाहते हैं। Wow. मतलब मुझे ऐसा लगता है 4 यूनिवर्सिटी में अगले 10 सालों में खोल पाऊंगा, तो सेकंड यूनिवर्सिटी इन लाइन इज Wow. एट हैदराबाद। पर्सनल मोर्चे पे कुछ किताब लिखने का मन है, अब कुछ छुट्टियां करने का भी मन है, और रियली डोंट नो। absolutely sir, we wish you a lot more power, a Thank lot more courage and a lot more collaboration, so that जिस पाथ पे आप हैं हमें लीड करते रहें और हम भी कुछ आपके साथ करके आगे नहीं, बढ़ते always रहें। will. थैंक रास्ता यू। दिखाते नहीं। या नहीं ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, for Yes, people, I many. think thank Yeah. you so much for your time, sir. थैंक यू जी, Yeah. थैंक यू। for this effort and Yeah. truly अपनी प्योर रियलिटी को सामने सामने रखने के लिए। थैंक यू मैम, It takes Thank a you lot so of much. courage. Thank you. थैंक यू।